नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसआर जी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में डीबी सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, वहीं आंसर की और आरक्षण प्रकरण पर मई माह में बड़ी कार्रवाई। एसएससी सीजीएल परिणाम से लेखपाल भर्ती पर क्या पड़ेगा प्रभाव, छात्रवृत्ति मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई, वहीं यूपी में चुनाव आचार संहिता खत्म का शासनादेश हुआ जारी, आगे इससे जुड़े हुए सभी कार्य अब हो जाएंगे शुरू। वहीं एक और भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़े घोटाले की आशंका। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आगे के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू थी, लेकिन अब निकाय चुनाव समाप्त हो चुके हैं, उनके परिणाम भी जारी किए जा चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के जो आचार संहिता लागू थी उसको खत्म करने का शासनादेश चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं इस खबरों पर और फिर समझते हैं कि क्या मामला रहेगा अगर निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म हो जाती है तो। महाकुंभ के कार्यों का होगा श्री गणेश, 40 से ज्यादा अफसर हटेंगे, आचार संहिता खत्म, अब रुके विकास कार्य पकड़ेंगे रफ्तार, जल्द होंगे टेंडर। नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म होने से लंबित विकास कार्यों की रफ्तार पकड़ेंगे। इसके साथ ही विभागों में सोमवार से फिर से योजनाओं की फाइलें खुलनी शुरू हो जाएंगी। खासतौर पर महाकुंभ की बड़ी परियोजनाओं का अब श्री गणेश होगा। पिछले लगभग 1.5 माह से विकास कार्यों की न तो समीक्षा हो पा रही थी और न ही नए कार्य पूरे हो पा रहे थे। पूरा प्रशासनिक अमला निकाय चुनाव कराने में लगा था। 9 विभागों में 40 अधिकारियों को हटाए जाने की भी चर्चा है। इसमें 4 अधिकारी प्रशासन के हैं, 1 दर्जन अधिकारी विकास भवन के हैं, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विद्युत विभाग, नगर निगम, नगर पंचायत, पीडीए परिवहन विभाग के भी अधिकारी शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिले में 9 अप्रैल को आदर्श आचार संहिता लगाई गई थी। इसके साथ ही नए स्तर से होने वाले विकास कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग गई थी। प्रशासनिक अमला के चुनाव तैयारियों में जुट गया, जिससे जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा तक नहीं हो सकी। अभी तक शहर, नगर पंचायत और न ही ग्राम पंचायतों में नया काम हो पा रहा था, न ब्लॉक और न ही जिला पंचायत में नए कार्यों को स्वीकृति मिल पा रही थी। अब चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता को खत्म करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से जल्द ही कैबिनेट मीटिंग देखने को मिलेगी और कैबिनेट मीटिंग में आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेसब्री से जिस चीज़ का इंतजार है वो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मूर्त रूप देना। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 2 मई को जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के प्रारूप समिति बनाई गई थी उसने मसौदा तैयार कर लिया। उसमें जो भी चेंजेस करने थे वो सारे चेंजेस हो चुके हैं और फाइनली जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है जो पहली मीटिंग होगी कैबिनेट की उसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के संशोधित ड्राफ्ट को रखा जाएगा और कैबिनेट से उसे मंजूरी मिलेगी और जल्द ही आप सभी को इस मामले में बड़ा फैसला कैबिनेट का देखने को मिल सकता है, जिसमें कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आ जाएगा। मई का लास्ट वीक और जून का फर्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के और अब उम्मीद की जा रही है कि अब किसी भी प्रकार का इसमें बाधा नहीं है। तो अब जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूर्त रूप पर मुहर लगना तय माना जा रहा है और ये जितनी जल्दी गठित हो जाए उतनी जल्दी उत्तर प्रदेश के सभी बेरोजगार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के हित में होगा और सरकार को इसका आगे आने वाले चुनाव में एक बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की। एक और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि आंगनबाड़ी से उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों की होगी यूनिक आईडी, योजनाओं और सुविधाओं का लाभ देने में होगी आसानी, एक जगह होगी पूरी जानकारी। आंगनबाड़ी से लेकर उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों की आधार आधारित एक ही यूनिक आईडी होगी। इससे जहां योजनाओं और सुविधाओं का लाभ देने में आसानी होगी वहीं छात्रों का डाटा भी एक ही क्लिक पर उपलब्ध होगा। इसके बाद छात्रों को स्कूल बदलने, कॉलेज में प्रवेश लेने और नौकरी आदि के लिए कई जगह प्रपत्र प्रमाणित कराने से छुटकारा मिल जाएगा। इस योजना के तहत विद्यार्थियों की आईडी शासन के केंद्र के सर्वर से जोड़ी जाएगी। इससे सरकार के पास भी युवाओं का सही और समग्र प्रमाणित डाटा उपलब्ध होगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी आसानी होगी कि उनकी पूरी शैक्षिक जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। इसमें उनके प्रवेश परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति, रोजगार की सभी जानकारियां होंगी। यह एक तरह से डिजिटल सीवी की तरह होगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा है कि शासन के निर्देश में डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। इस क्रम में विद्यार्थियों की यूनिवर्सल आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इससे विभिन्न चीज़ों में दोहराव को रोका जा सकता है। तो एक बड़ी तैयारी की गई सरकार स्तर से और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दोहराव से जो हो जाता है, दोहरे लाभ को रोकने के लिए ऐसी चीज़ें की जा रही और एक अच्छी और सकारात्मक पहल देखने को मिली है। मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर जो छात्रवृत्ति योजना से जुड़ी हुई है। छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए देना होगा पिता का आधार और पैन भी।
क्यों ऐसा किया गया सरकार की तरफ से। पिछले साल आप सभी लोगों ने देखा कि छात्रवृत्ति मामले में एक बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है, उसी को लेकर के एक बड़ी तैयारी की गई है सरकार की तरफ से इस तरीके के भविष्य में होने वाले घोटालों को रोकने के लिए। छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई के ऑनलाइन आवेदन में अब छात्र को अपने पिता का भी आधार व पैन देना होगा। आयकर विभाग की वेबसाइट से आय के मिलान के लिए यह कवायद शुरू की जा रही है। इनकम टैक्स रिटर्न में निर्धारित सीमा से अधिक आय पर आवेदन रद्द हो जाएगा। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के 2.5 लाख व अन्य वर्गों के 2 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शुल्क भरपाई व छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है। हर साल 50 लाख से ज्यादा छात्र इसका लाभ लेते हैं। अक्सर निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी भी योजना के लिए आवेदन कर देते हैं और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के से समाज कल्याण को आधार का ब्यौरा इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई। विद्यार्थी जैसे आवेदन में पिता का आधार नंबर भरेगा, एक बॉक्स और खुलेगा जिसमें स्थायी खाता संख्या पैन मांगा जाएगा। इसके मिलान से ही हो सकेगा कि विद्यार्थी के पिता आयकर रिटर्न भरते हैं या नहीं, उनकी आय कितनी है। आय ज़्यादा होगी तो आवेदन पर आपत्ति लग जाएगी और आपत्ति का जवाब न मिलने पर आवेदन रद्द हो जाएगा। विभाग के निदेशक पवन कुमार ने बताया कि इस साल इसे ऐच्छिक व्यवस्था के तहत लागू किया जा रहा है, अगले साल में अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो ये थी छात्रवृत्ति मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव कर लेते हैं SSC CGL परीक्षा परिणामों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, SSC CGL 2022 का परिणाम देर शाम को जारी कर दिया गया था। अब SSC CGL परिणाम जारी होने से लेखपाल भर्ती पर इसका क्या परिणाम पड़ेगा तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, आप सभी को बताते हैं SSC ने CGL 2022 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम शनिवार को देर रात जारी कर दिया। आयोग की तरफ से केंद्र सरकार की विभिन्न मंत्रालयों में 36,001 पदों के सापेक्ष इतने ही अभ्यर्थियों को अब लिख के सत्यापन के लिए सफल घोषित किया गया है। SSC मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के 8,245 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। Tier 1 का परिणाम 9 फरवरी को जारी हुआ था। इसके बाद कंप्यूटर आधारित Tier 2 की परीक्षा और स्किल टेस्ट 2 से 7 मार्च के बीच कराया गया था। आयोग की तरफ से स्पष्ट बताया गया कि प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होगी। जो पद खाली रहेंगे उन पदों को अगली भर्ती में शामिल किया जाएगा। आयोग की ओर से परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के अंक जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। तो साथियों, इस तरीके से आप सभी को बता दें कि 8,245 अभ्यर्थी जो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र से कहीं ना कहीं सफल घोषित हुए हैं। और SSC CGL में सफल अभ्यर्थी कुछ कैंडिडेट इसमें ऐसे भी होंगे जो यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी बैठे होंगे। जो अभ्यर्थी SSC CGL का एग्जाम क्रैक करके नौकरी लेगा वो जो है लेखपाल भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा। और उन सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आपने लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी फॉर्म भरा था और आप उसमें भी DB के लिए क्वालिफाइड हैं और SSC CGL 2022 के रिजल्ट में भी क्वालिफाइड हैं, तो आपसे निवेदन है कि या एक ही ऑप्शन चुनें और लेखपाल की DB स्किप करें। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी साथियों से जो इस वीडियो को देखेंगे। तो SSC CGL में क्वालिफाइड सभी साथियों को उनके मतलब उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं जो साथी SSC CGL 2022 में सिलेक्ट हो गए हैं वो लेखपाल की DB स्किप करेंगे, जिससे किसी एक गरीब के घर में भी खुशियां उनके माध्यम से आ सकती हैं। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। एक और भर्ती में एक बड़े घोटाले की आशंका को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से जो समस्या और आशंका जाहिर की गई वो ये है कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी राजस्थान हाईकोर्ट में LDC की कटाव देखिए। UR की 196.34, SC की 202.43, OBC की 203.44 और EWS की 224.53। SC OBC EWS की कटाव UR से ज़्यादा कैसे हो सकती है? ज़्यादा है मतलब UR कैटेगरी सिर्फ ऊंची जातियों के लिए आरक्षित है और यह बेईमानी है। यानी राजस्थान हाईकोर्ट में LDC की जो वैकेंसी थी उसके लिए जो फाइनल कटाव जारी की गई उसको देख करके अभ्यर्थियों को अनुमान हो गया है और आशंका है कि इस भर्ती में एक बड़े आरक्षण घोटाले को कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर उनकी तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है। तो क्या है मामला और क्या चीज़ें हैं, इस पे LDC को कहीं ना कहीं पूरी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि किस तरीके से कटाव जो है अनारक्षित वर्ग की कम जाई गई है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के ऊपर चली गई है। इन सारी चीज़ों पे अगर क्लियरिफिकेशन हो जाए तो विद्यार्थियों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में जो आशंका है आरक्षण घोटाले को लेकर के वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। लेकिन अब देखना ये क्या इस मामले को कोर्ट में खींचा जाएगा अभ्यर्थियों की तरफ से और आरक्षण मामले को लपेटते हुए, या इस तरीके से चुपचाप भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। अब देख लेते हैं क्या डिसीजन इस पे निकल कर आता है राजस्थान सरकार और राजस्थान हाईकोर्ट में LDC वैकेंसी को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें जो है निष्पक्षता पूर्वक तरीके से अपनाई जाएंगी इसमें आगे के प्रोसेस में, और जो भी कहीं अभ्यर्थियों की आशंका है उसे पूरी तरीके से शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश निर्गत किया गया है। सीडीपीओ के 10 पदों के मामले में जवाब तलब, खबर समझते हैं विस्तार से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपीपीसीएस 2020 में बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ के 105 पदों में से 10 ईडब्ल्यूएस पदों को कैरी फॉरवर्ड न करके रिजल्ट घोषित की मांग की में दाखिल याचिका पर लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने अंकित गर्ग एवं 3 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी को सुनकर दिया है। 12 अप्रैल 2021 को पीसीएस 2020 की 487 सीटों के सापेक्ष 476 सीटों का परिणाम जारी किया गया था। याचिका में 12 अप्रैल 2021 को जारी पीसीएस 2020 परिणाम के साथ आए नोटिस को चुनौती दी गई। इस नोटिस में कहा गया कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण सीडीपीओ के 11 सीटें कैरी फॉरवर्ड की जा रही। याचिका के अनुसार 11 में से 10 सीटें ईडब्ल्यूएस से संबंधित थी, 1 सीट एससी कैटेगरी की रिक्त रह गई थी। याचिकाओं के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी का कहना है कि यूपी ईडब्ल्यूएस अधिनियम 2020 की धारा 3(6) में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी परीक्षा के लिए जारी विज्ञप्ति के तहत ईडब्ल्यूएस की सीटें किसी कारण खाली रह जाती तो उन्हें सामान्य वर्ग के योग्य व्यक्तियों से भरा जाए, उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन 10 ईडब्ल्यूएस सीटों का रिजल्ट अब तक नहीं जारी किया गया और न ही ये सीटें कैरी फॉरवर्ड हुई। लोक सेवा आयोग ने यूपी ईडब्ल्यूएस एक्ट 2020 की धारा 3(6) का खुला उल्लंघन किया है। अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी का कहना था कि सभी याचियों ने सामान्य वर्ग में मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार दिया है, वह सीडीपीओ पद की योग्यता भी धारण करते हैं। प्रावधान के अनुसार यह सीडीपीओ की 10 ईडब्ल्यूएस सीटों का रिजल्ट कैरी फॉरवर्ड न करके जनरल कैटेगरी के योग्य व्यक्तियों से भरा जाए। गौरतलब है कि 21 अप्रैल 2020 को लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020 के तहत 487 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 105 पद सीडीपीओ के थे। तो ये बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही लापरवाही देखने को नजर आ रही है सभी भर्तियों में। तो इस तरीके से मामले में हाईकोर्ट लगातार सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहे हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी सुधरने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं अब इन पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी न्यायपालिका की तरफ से, तभी कोई बड़ा सुधार देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज की डीबी सुनवाई पर। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज 15 मई है और आज 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में डीबी यानी डबल बेंच में या डिवीजन बेंच आप सभी लोग कह लीजिए, मामले की सुनवाई लगी हुई और अपना केस जो है फ्रेश केस में सीरियल नंबर 2 पे लिस्टेड है। और आज एक धमाकेदार बहस और सुनवाई डीबी में आप सभी को देखने को मिलेगी। और जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से पहली प्राथमिकता ये है, आप सभी लोग जानते हैं आज उसकी एक तरीके से देखिए पहली सुनवाई ही है और पहली सुनवाई में कोई डिसीजन फाइनल डिसीजन नहीं निकल कर आता है, अगली डेट मिलना तय माना जा रहा है। लेकिन आज जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से तैयारी की गई है आज की सुनवाई के लिए, वो ये है कि इस मामले में डे बाय डे की डेट लगा करके सुनवाई पूरी की जाए, जिससे यथाशीघ्र 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण विसंगति का जो मैटर है उसे जल्द से जल्द डीबी से सॉर्ट आउट किया जाए और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को उनके हक और अधिकारों के साथ उनको न्याय दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की कोर्ट सुनवाई में जिस तरीके से प्लानिंग की गई आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से, उस तरीके से एटीआरई मुद्दे पर एक धमाकेदार बहस मिलेगी और हो सकता है कि जो मैटर वो लेकर के चल रहे हैं उसे डीबी से प्रोसीड करवा लें और आगे जो है डे बाय डे की सुनवाई इसमें देखने को मिल सकती है, जिससे मामला जल्द निस्तारित हो। और वहीं आपको बता दें जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से एटीआरई पर के साथ साथ टीईटी के लिए भी आज एक धमाकेदार सुनवाई आप सभी को डीबी में देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर याचिका फाइल कर दी गई है जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज धमाकेदार बहस और सुनवाई देखने को मिलेगी डीबी में। डीबी की कोर्ट अपडेट पाने के लिए पल पल की अपडेट आप सभी के साथ शेयर करेंगे, उसके लिए चैनल से जरूर जुड़ें आप सभी लोग। अभी वहीं आंसर की और आरक्षण पर मई में हो सकती है बड़ी कार्रवाई। साथियों आप सभी को बता दें जिस तरीके से आज कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है और अगर आप सभी को बता दें अगली डेट मिली और विंटर वेकेशन शुरू हो गया तो आप सभी का मामला जुलाई पहुंच जाएगा। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों का प्रयास यह है कि आंसर की प्रकरण पर और आरक्षण मामले में जो भी मैटर है वो मई में ही सॉर्ट आउट हो जाए, वरना उनको 1.5 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि विंटर वेकेशन नहीं, समर वेकेशन के बाद आप सभी को मामले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो समर वेकेशन शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास है कि आंसर की प्रकरण और आरक्षण मामले में जो कहीं ना कहीं विभाग और कोर्ट से कोई एक बड़ा आदेश निर्गत करा लिया जाए। हालांकि आंसर की प्रकरण में सारी चीज़ें अब विभाग को डिसाइड करनी है, वो मई माह में बड़ी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है, क्यों इंतजार कर रहा है किसी चीज़ का, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। हालांकि आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों के रास्ते खुले हुए हैं, विभाग चाहे तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर सकता है और मई माह में ही कर सकता है। वहीं आरक्षण मामले में मैटर कोर्ट में है और बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार ने तो अभी तक कुछ डिसाइड किया ही नहीं है कि हमें डीबी जाना है या सिंगल बेंच के आर्डर को अनुपालित करते हुए आगे की कार्रवाई करनी है। हालांकि सरकार और
अधिकारियों का मंशा यही स्पष्ट नजर आ रही कि 6800 वाले अभ्यर्थी डीबी से स्टे ले लें और सारे मामले को कहीं ना कहीं वहीं पे लटका दें। फिलहाल आपको बता दें, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में डीबी से कोई बड़ा आदेश देखने को मिलता है तो मई माह में एक बड़ी कार्रवाई आप सभी को नजर आएगी। और आपको बता दें, आंसर की प्रकरण जो है वो आरक्षण मैटर पर ही टिका हुआ एक प्रकरण बन गया है, इसलिए इस पे आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उम्मीद करते हैं आज की कोर्ट सुनवाई से कहीं ना कहीं एक सकारात्मक चीज निकलकर सामने आएगी जो सारी चीजें क्लियर करेगी। कोर्ट सुनवाई की जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।